पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय पहला व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का तीसरे नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या दिया गया है आपको ध्यान से पढ़ते पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। सीमाएं का मतलब होता है उसकी क्या क्या लिमिट है, किस सीमाओं में वो बंधा हुआ है, किस सीमा के अंतर्गत वो काम करता है, किस सीमा से वो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता है, कहाँ तक उसकी सीमाएँ बाउंडेशन है वहाँ तक अपन को समझना है। उसके बाद में देखें व्यष्टि यद्यपि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण पर्याप्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, ये पर्याप्त महत्वपूर्ण भी है और उपयोगी भी है, किंतु कुछ सीमाएं भी होती है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उतनी उसकी कुछ सीमाएं भी बनाई गई है, उन सीमाओं के अंदर एक उसे काम करना पड़ता है। यह सीमाएं निम्नलिखित है। अब ये सीमाएं क्या क्या दी गई हो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट दिया गया है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत न करना। अब संपूर्ण जो पूरी अर्थव्यवस्था उसका संचालन किस तरह से वो कार्य कर रही है, क्या रूपरेखा है, क्या क्या चीज़ें आती है उसके अंतर्गत, उसका सही चित्र वो प्रस्तुत ना करना, सही चित्र को वो नहीं बता पाती है। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र वैतिक इकाइयों के संचालन और संगठन के विश्लेषण में ही लगा रहता है। अब क्या कह रहा है, वैतिक मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत इकाइयों का संचालन और संगठन के विश्लेषण, उनकी बारे में जानकारी वो देता रहता है। उसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके संचालन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बार और देखें व्यष्टि अर्थशास्त्र वैतिक मतलब पर्सनल या व्यक्तिगत इकाइयों का संचालन और संगठन के विश्लेषण मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी लेता रहता है, व्यक्तिगत लगा रहता है। उसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके द्वारा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा है, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, क्या क्या काम किया जा रहा है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। देखो पहले पॉइंट में आपको बोला संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन का सही चित्र प्रस्तुत करना। अब कोई भी वस्तु है वो एक ही वस्तु के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में फोकस करता है और दूसरी पूरी वस्तुओं के बारे में, पूरे जितनी भी चीज़ें दी गई है, जितना भी अपने पास में मटेरियल, जो भी सामान है, जो भी अपने पास में व्यवस्था बन रही है, उसमें कोई ध्यान नहीं देता है। ये किसका काम है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। व्यष्टि अर्थशास्त्र वैतिक इकाइयों के संचालन संगठन के विश्लेषण में लगा रहता है। एक व्यक्तिगत इकाइयों का संचालन करता है, संगठन के विश्लेषण में उसकी जानकारी प्राप्त करता रहता है। उसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन है, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। दूसरे पॉइंट में आपको क्या दिया है, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। अब कुछ अवास्तविक मान्यताएं होती है जिन पर वो आधारित हो जाए। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण कुछ ऐसी अवास्तविक मान्यताएं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता। अब बाजार में बहुत सारी प्रतियोगिता, अपन को सामान खरीदने आते हैं, कुछ सस्ता दे रहा है, कुछ महंगा दे रहा है, सभी का एक जैसा सामान का भाव नहीं रहता है। पूर्ण रोजगार, पूरी तरह से रोजगार नहीं मिल पाता है, इत्यादि पर आधारित है जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। इस तरह की प्रतियोगिता वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण कुछ ऐसी अवास्तविक मान्यताएं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार इत्यादि पर आधारित होता है। ऐसी प्रतियोगिता है जो बाजार में देखने को बिल्कुल वास्तविक जीवन में नहीं मिलती है देखने को, उस पर वो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है, उस पर वो आधारित होता है। उसके बाद में देखें तीसरे नंबर का पॉइंट। अब तीसरे नंबर में आपको क्या दिया गया है, तीसरे नंबर पॉइंट देखते हैं अपन। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों का निष्कर्ष, जो भी निष्कर्ष निकलता है आर्थिक विश्लेषण का, वो संपूर्ण पूरी अर्थव्यवस्था जो चलती रहती है उस पर लागू न होना, पूरी चीजों पर लागू नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि आप देख रहे हैं अपन, यह आवश्यक नहीं है कि जो निर्णय वैतिक इकाइयों के लिए उचित हो वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी उचित हो। अब वैतिक इकाइयां मतलब व्यक्तिगत इकाइयों के लिए, पर्सनल व्यक्तियों के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूरी व्यवस्था के साथ अपन नहीं ले सकते। किसी एक व्यक्ति के बारे में अपन ने जो निर्णय ले लिया वो सभी समूह के व्यक्तियों के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। अपन ये नहीं कह सकते हैं कि सारे व्यक्ति पढ़ने में अच्छे होंगे, सारे व्यक्ति होशियार होंगे।
एक व्यक्ति के बारे में कह दिया, एक व्यक्ति 90% बना दिया, तो ये नहीं कह सकते कि पूरे समूह के लोग 90% बना सकते हैं। यहाँ आवश्यक नहीं है कि जो निर्णय व्यक्ति इकाई के लिए उचित हो वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी उचित हो। प्रायः व्यक्ति इकाइयों के हित सामाजिक हित से भिन्न हुआ करते हैं। प्रायः व्यक्ति इकाइयों के जो हित है वो सामाजिक हितों से कैसे हुआ करते हैं, भिन्न हुआ करते हैं। उदाहरण, बचत करना एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। बचत करना एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से कैसा होता है, एक व्यक्ति बचत कर रहा है तो अच्छा है, अच्छी बात है, वो बचत कर रहा है। परंतु संपूर्ण समाज द्वारा एक साथ बचत करना, अब अपन ने पूरे समाज को बोल दिया एक साथ बचत करना हानिकारक होता है। संपूर्ण समाज द्वारा एक साथ बचत करना कैसा होता है, हानिकारक होता है। सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर बचत कर रहे हो कैसा होगा, हानिकारक होगा। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी। उपभोक्ता की वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी। उपभोक्ता जो लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, वस्तुओं को कैसा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय कम होने लगेगी। अब वस्तुएं कम खरीदेंगे तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। उत्पादन और राष्ट्र की जो देश की पूरी है आय है वो भी कैसी हो जाएगी, कम होने लगेगी तथा बेरोजगारी फैलने लगेगी। उससे क्या होगा, बेरोजगारी फैलेगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा। और अपन तीसरे नंबर का पॉइंट देख रहे हैं। आपका तीसरे नंबर का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन चौथे नंबर का पॉइंट। अब चौथे नंबर के पॉइंट में आप देखें क्या है, चौथे नंबर का पॉइंट आपका कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं है। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं होता है। जैसे राजस्व के क्षेत्र की अनेक समस्याएं होती है। मौद्रिक नीति, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रशुल्क नीति जैसे महत्वपूर्ण समस्या जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संभव नहीं होता है। राजस्व का मतलब जो गवर्नमेंट को जहाँ से जिन क्षेत्रों से इनकम होती है, मौद्रिक नीति बनाती है, रोजगार के स्तर में सुधार होता है। राष्ट्रीय आय है। प्रशुल्क नीति मतलब जहाँ पे शुल्क लिया जाता है, बहुत सारे प्रकार के गवर्नमेंट शुल्क लेती है, टैक्स लेती है। प्रशुल्क नीति जैसी संपूर्ण समस्याएं जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से तो होता है, इनका संबंध अर्थव्यवस्था से तो हो रहा है, पर इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संभव नहीं होता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करके चेक कराएं। धन्यवाद।